चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। रेस्पिरेटरी चेन का ही दूसरा नाम क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस कीमो ऑस्मोसिस। वो दोनों को मिला के हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या है बेसिकली? हमारी बॉडी में हमने पिछले वीडियो में बात की थी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस का हमारा आखिरी चीज क्या बनी थी? ग्लाइकोलिसिस की हमारी एंड प्रोडक्ट क्या थी? ग्लाइकोलिसिस में आखिरी स्टेप में सबसे आखिरी में क्या बना था हमारा? पाइरुवेट। पाइरुवेट से अभी हमें क्या बनाना है? पाइरुवेट हमारा अभी कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में। अभी एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल, क्रेब साइकिल का ही दूसरा नाम है टीसीए साइकिल। अभी वो टीसीए साइकिल में जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? एनएडीएच और एफएडीएच2 प्रोड्यूस करेगा। हमारा क्रेब साइकिल से हमारे क्या बनेंगे? एनएडीएच और एफएडीएच2 बनेंगे। एनएडीएच और एफएडीएच2 के बाद क्या होगा? हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम किसे बोलते हैं? हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस हमारा कीमो ऑस्मोसिस। वो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स। कौन से नाम बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है। अभी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की तो टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 किधर इन्वॉल्व होगा? हमारा एटीपी सिंथेसिस करेगा। एटीपी सिंथेसिस को वो कॉम्प्लेक्स 5 को हम अकेला कीमो ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। और पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स 1 to 5 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि मैंने पूरे कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 5 की बात की, बट मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि मैंने कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 की बात की। उसके उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे चीजें हैं कि कॉम्प्लेक्स 1। तो मैं अभी कॉम्प्लेक्स 1 की बात करूं तो हम बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमारे बॉडी में एनएडीएच और एफएडीएच2 है। वो कभी भी हमारी बॉडी की जो नीड है एनर्जी यूटिलाइजेशन की, वो कभी भी फुलफिल नहीं करता। यानी एनएडीएच और एफएडीएच2 से हमारी एटीपी बन ही नहीं सकती। इसलिए हमें पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रन करना पड़ता है। उसमें क्या होता है? एनएडीएच और एफएडीएच2 में हम जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनएडीएच एंड एफएडीएच2 क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। यानी कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया टू कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 ने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 3 ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में। ठीक है। अभी क्या होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से डोनेट किए तो हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो है, कॉम्प्लेक्स 1 जो प्रोटॉन बाहर देगा, कॉम्प्लेक्स 2 कभी भी प्रोटॉन बाहर नहीं देता। ये चीज याद रखना। क्यों नहीं देता, किस लिए नहीं देता, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। बट ये चीज याद रखना, कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा? प्रोटॉन बाहर देगा कि किस किस वजह से? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। फिर कॉम्प्लेक्स 2 नहीं देगा। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा? प्रोटॉन बाहर देगा। कॉम्प्लेक्स 4 भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर देगा। ठीक है। ये प्रोटॉन बाहर गए तो अभी क्या होगा? दो चीज है। एटीपी प्रोडक्शन होगा, क्योंकि बाहर बहुत सारे प्रोटॉन है। तो बाहर बहुत सारे प्रोटॉन बढ़ गए तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ टकराएंगे। टकराएंगे तो क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन होगी। तो ये जो ये दो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स टकराएंगे तो टकराने की वजह से हमारी जो एडीपी है, एडीपी से एटीपी में होगा। यानी हमारी एनर्जी, हमें एटीपी मिलेगी। ये भी चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ पूरा। ठीक है। ये पूरा ओवरव्यू चल रहा है, मैं क्या आगे बताने वाला हूँ उसका। तो
हमारे जो प्रोटॉन्स बाहर एक दूसरे से टकराएंगे तो रिएक्शन को फेवर करेंगे तो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी हमारे हम कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कैरियर। यानी आज आपको खाना चाहिए तो आप घर पे बैठे हो, तो आपने जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर किया, और आपने सबको, मान लो कि मैं वडोदरा में रह रहा हूँ तो मेरे को चाहिए पिज्जा डोमिनोज का, वो जो निजामपुरा में है। तो मेरे पास व्हीकल नहीं है तो मैं जा नहीं सकता, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया जोमेटो से। तो डोमिनोज से इधर, तो मान लो मैं हूँ डोमिनोज है कॉम्प्लेक्स 1, जोमेटो क्या है? मोबाइल कैरियर। यानी डोमिनोज से मेरे घर तक पिज्जा लाने का काम किसने किया? जोमेटो बॉय। तो जोमेटो बॉय क्या है? हमारा मोबाइल कैरियर। और मैं क्या हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 2, मेरे को जाके पिज्जा मिला। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो उसमें जो व्हीकल की तरह जो रोल करता है इधर से डोमिनोज से मेरे घर तक, जो बीच में जिसने रोल प्ले किया वो क्या है? हमारा मोबाइल कैरियर। ठीक है, अभी आ, अभी मैं थोड़ा और डीप में जाता हूँ कि वो मोबाइल कैरियर का नाम क्या है? क्यू। क्यू। आप शॉर्ट फॉर्म में उसको क्यू से आप याद कर सकते हो। उसका नाम क्या है? क्यू। ठीक है, सिंपल अल्फाबेट का क्यू, हिंदी का क्यू नहीं, ठीक है। सिंपल अल्फाबेट का क्यू है उसका नाम, और यूबिक्विनोन भी आप बोल सकते हो, बट मैं यूजुअली क्यू यूज करता हूँ। उसका नाम यूबिक्विनोन भी आप बोल सकते हो। अभी कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए यूबिक्विनोन को, यानी जो जोमेटो का नाम, जो हम जोमेटो थे अभी वो जोमेटो क्या बन गया? यूबिक्विनोन। और जो कॉम्प्लेक्स 2 ने भी किधर डोनेट किया इलेक्ट्रॉन? यूबिक्विनोन को। ठीक है, अभी ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों का मोबाइल कैरियर क्या है? सेम है। यानी दोनों का मोबाइल कैरियर का नाम सेम है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने किसको देते हैं? क्यू को, यूबिक्विनोन को। अभी यूबिक्विनोन क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन लिए किसने? यूबिक्विनोन ने। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स लिए यूबिक्विनोन ने। और कॉम्प्लेक्स 3 की कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो क्या, तो अभी बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन वो यूबिक्विनोन में क्यू साइकिल रन होती है, उधर वो वर्क करेंगे, यानी वो साइकिल परफॉर्म करेंगे। सो वो हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता। कैसे क्या होता है वो मैं पूरा इन डेप्थ आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपको पूरी चीजें क्या होती है वो पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स थ्री ने हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? उसकी 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता थी, तो उसने 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। बट कॉम्प्लेक्स 3 के पास भी अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कहाँ से आते हैं? कॉम्प्लेक्स 3 के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स 3 के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बाय फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यानी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे इलेक्ट्रॉन्स उनके पास आते हैं। तो टोटल कॉम्प्लेक्स 3 में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? टोटल कॉम्प्लेक्स 3 में हो गए इलेक्ट्रॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये 20 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स इधर, अभी कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में दोनों में मोबाइल कैरियर चेंज हो गया। तो इधर कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में जो मोबाइल कैरियर जो वर्क करता है उसका नाम क्या है? साइटोक्रोम सी। अभी कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में जो मोबाइल कैरियर की तरह एक्ट करता है ना, उसका नाम क्या है? साइटोक्रोम सी।
और जो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से 3 को जो देता है, जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कौन कलेक्ट करता है, यूबिक्विनोन और क्यू, और देता किसको है, कॉम्प्लेक्स 3 को। सो कॉम्प्लेक्स 1 तो कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स 1 2 के जो मोबाइल कैरियर है, जो कॉम्प्लेक्स 1 2 का मोबाइल कैरियर है उसका नाम क्या है, यूबिक्विनोन और क्यू। और कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में जो देता है मोबाइल कैरियर की तरह, जो बीच में एक्ट करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है साइटोक्रोम सी। अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे ट्रांसफर क्यों किए? आप सबको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी में, उसकी जो आउटर वैलेंसी है, जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो फ्री रेडिकल होगा तो बहुत सारे टाइप्स के फ्री रेडिकल्स होते हैं, सिंगलेट ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोक्सिन आयन होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो वो जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में हमें जो जनरेट करना हो, उसको रोकने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे वो फ्री रेडिकल ना हो उसकी वजह, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्यों? वो फ्री रेडिकल ना हो उसके लिए। और दूसरा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ, प्रोटॉन पंप बाहर हुआ, तो प्रोटॉन पंप बाहर हुआ तो क्या हुआ, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। तो वो क्या हो गया हमारा, जो कॉम्प्लेक्स 4 में था, जो उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना के वाटर फॉर्म कर देगा, तो वो पूरा क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वो हमारा फ्री रेडिकल्स नहीं होगा। जो इन केस फ्री रेडिकल जनरेट्स हो गया, जो कॉम्प्लेक्स 4 में जो साइनाइड है, कार्बन मोनोक्साइड है, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, वो आप लेते हो, तो वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को ब्लॉक कर देता है। जो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्री रेडी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स होंगे, फ्री रेडिकल्स होंगे तो क्या होगा, आपकी डेथ तुरंत हो जाएगी ऑन द स्पॉट। साइनाइड्स है, इसलिए तो अब हम बोलते हैं कि साइनाइड्स है, कार्बन मोनोक्साइड है, ये सारे आपके जो कॉम्प्लेक्स 4 है, जो एटीपी का जो प्रोडक्शन है फ्री रेडिकल, वो इलेक्ट्रॉन्स को आने ही नहीं देते। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एंट्री को ब्लॉक कर दिया, एंट्री को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बढ़ गए, फ्री रेडिकल्स बढ़ गए तो क्या होगा, आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको लाइन टू लाइन इन डेप्थ सारी मैकेनिज्म अभी तक मैं जो बोला, वो मैं सारा आपको शांति से वापस एक बार पूरा बताऊंगा। ये मैंने अभी तक जितना भी बोला वो क्या है, पूरा ओवरव्यू है जो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, पाइरुवेट, पाइरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल एंजाइम, कोए एसिटाइल को एंजाइम से NADH एंड FADH2 और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। हमारे पास कितने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितने कॉम्प्लेक्स है, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स है, 4 कॉम्प्लेक्स है। एटीपी सिंथेसिस एक क्या है, वो हमारा कीमो ऑस्मोसिस है। ठीक है, NADH एंड FADH2 आर बीन प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल पाथवे। हमारी बॉडी में बहुत सारे पाथवेज रन होते रहते हैं, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ऐसे बहुत सारे पाथवेज रन होते रहते हैं। उसमें NADH कभी प्रोड्यूस, NADH हो जाता है, NADH का प्रोडक्शन होता है, FADH2 का प्रोडक्शन होता है। वो मैटर नहीं करता एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का सिंपल टर्म्स है, एनाबॉलिक का मतलब कि मेरे पास छोटे छोटे हिस्से हैं, यानी मेरे पास ये, मेरे को ये बड़ा बॉल बनाना है, बट कैसे बनाऊंगा, मैंने ये बॉल को ये मैंने ये तीनों बॉल को इकट्ठा किया, मैंने ये तीनों बॉल को इकट्ठा करके मैंने ये पूरा बड़ा बॉल बनाया, ठीक है, क्ले का। और बट कैटाबॉलिक क्या होता है, ये बड़े बॉल का
छोटे बॉल में ब्रेक डाउन होना। यानी कैटाबॉलिक क्या है, बड़े से छोटे में जाना, और एनाबॉलिक क्या है, छोटे से बड़े में जाना। ठीक है, और हमारा पाइरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल का दूसरा ही नाम टीसीए साइकिल है। तो आप इधर कंफ्यूज मत हो जाना, ये टीसीए साइकिल क्या लिखा है, क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम टीसीए साइकिल है। और ये जो टीसीए साइकिल है वो एसिटाइल को ये टीसीए साइकिल क्रेब्स साइकिल में रन होगी। कैसे रन होगी, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आया, पाइरूवेट से आया। पाइरूवेट कहाँ से आया, ग्लाइकोलिसिस से आया। ग्लाइकोलिसिस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, देन पाइरूवेट काइनेस से पाइरूवेट बना। ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे। पाइरूवेट हमारा एंड प्रोडक्ट है। तो पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, और एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होके ये करता है। एनएडीएच और एफएडीएच2 हमारी बॉडी में आ गए तो वो हमारी बॉडी में कभी भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चेन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों, कॉमन सेंस है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, यानी एटीपी का जनरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी एटीपी का प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एनएडीएच एंड एफएडीएच2 कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, साइटोसोल में प्रोड्यूस होते हैं। एनएडीएच एंड एफएडीएच2 कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, साइटोसोल में प्रोड्यूस होते हैं। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स, अभी ये थियरी ऐसा कहना चाहती है कि कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 1-2 का जो मोबाइल कैरियर है उसका नाम क्या है, रिपीट करो मेरे साथ, यूबिक्विनोन और क्यू। ठीक है, तो ऐसा बोलता है कि जब कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से मोबाइल कैरियर कॉम्प्लेक्स 3 को जब डिलीवर होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ लेस हो जाते, यानी लॉस हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। और बट ऑब्वियस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में सबसे छोटे हैं, और सबसे छोटा है तो उसको संभाल के रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्या होगा, तो उसके हिसाब से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। तो दो थियरी बाहर आई है, एक लिपिनकोट थियरी है और एक नेल्सन नेल्सन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थियरी बाहर दी है। तो उसमें ऐसा बोलते हैं, जनरली भी हम फॉलो करते हैं लिपिनकोट थियरी। लिपिनकोट थियरी ऐसा कहती है कि हम जब 1 NADH gives 3 ATP and 1 FADH2 gives 2 ATP, 1 FADH gives 2 ATP, बट जब वो रिसर्चर नेल्सन और रिस्पेक्टेड नेल्सन सर ने और ये सब ने रिसर्च किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता। वो ऐसा बताता है कि 1 NADH gives us 2.5 ATP and 1 FADH2 gives 1.5 ATP। उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट इतना याद रखना कि 1 NADH gives 3 ATP and 1 FADH2 gives 2 ATP। हम मेडिसिन में ये चीज फॉलो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का लॉस कहीं ना कहीं हर बार हो ही जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है और उसको प्रोटेक्ट करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है।
by the membrane mechanism. ये point 6 point ये कहता है कि electron is the smallest one during the transfer of electron from complex from one complex to other complex. The some electrons are being lost. It's next to impossible to protect through the cell membrane mechanism. ठीक है, अभी मेरे को ये चीज बताओ, NADH एंड FADH2 का प्रोडक्शन किधर होता है फटाफट। अभी हमने डिस्कस किया किधर, साइटोसोल में होता है। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ रन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मैंने बोला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इंक्लूडेड हो गई। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, इनर और आउटर, इनर मेम्ब्रेन में, हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल रन होती है। ये चीज याद रख लेना, 1 NADH gives 3 ATP and 1 FADH2 gives 2 ATP। ठीक है, अभी हमने बात की है कॉम्प्लेक्सेस की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमारे कितने कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। टोटल 4 कॉम्प्लेक्स है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, अभी मेरे को ये चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का दूसरा नाम क्या है, क्या है दूसरा नाम, रेस्पिरेटरी चेन। ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, ऑल दिस कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ से, NADH एंड FADH2 का। NADH एंड FADH2 इन अदर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि NADH एंड FADH2 गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, मैंने मोबाइल कैरियर की भी बात कर ली। एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चाहिए। वो मैंने जोमेटो का एग्जांपल देके आपको बताया था, डोमिनोज का। ठीक है, तो वो मोबाइल कैरियर कौन सा हुआ, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी, ये दो मोबाइल कैरियर है। साइटोक्रोम सी किधर है, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के बीच में काम करता है, और यूबिक्विनोन और क्यू किसके बीच में काम करता है, कॉम्प्लेक्स 3 से, यानी कॉम्प्लेक्स 1-2 से 3 के बीच में काम करता है। ठीक है, हमारा यूबिक्विनोन। अभी हमने बात की थी कि हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं किसको, हमारे कॉम्प्लेक्स 4 को। क्यों, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की जो आउटर वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन की, वो फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है। तो वो चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल कर सकता है। तो वो फ्री रेडिकल ना हो, इसकी वजह से हम उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स के नाम लिखे हैं इधर, सिंगलेट ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड एनाइन और हाइड्रोक्सिल एनाइन। ये तीनों में से सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा है, हाइड्रोक्सिल एनाइन। क्यों, क्योंकि ये आपको डेथ कर सकता है इंस्टेंटली और जेनेटिक डिजीज कर सकता है। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जब हम ट्रांसफर करते हैं तब हम प्रोटॉन बाहर देते हैं, बट कितने देते हैं, क्या देते हैं, वो मेंशन नहीं किया था। यानी मैं अभी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो एक प्रोटॉन बाहर जाएगा, मैं 2 ट्रांसफर करूंगा तो 2 प्रोटॉन बाहर जाएंगे, मैं 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो 3 प्रोटॉन बाहर जाएंगे। तो ये चीज स्टेट करती है किस लिए, क्यों, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए और एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, each and every electron transfers in response to that hydrogen pumps out to maintain the equilibrium. For example, the 10 electron transfers or 10 protons pumps out, 20 electron transfers or 20 protons pumps out. The protons are accumulated in inner mitochondrial membrane and it is useful in complex 5 for the ATP synthesis. यानी ये प्रोटॉन कहाँ सारे इकट्ठा हो जाते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो जाते हैं किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए। और ये प्रोटॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। और ये एनर्जी को क्या फेवर करती है, एडीपी से एटीपी बनाना। यानी
एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एटीपी का जनरेशन करता है। एडीपी से एटीपी बनाने की रिएक्शन को हम ये बोलते हैं। चलो मैं अभी एक चीज ये बताता हूँ, आप मेरे को ये बताओ, एडीपी से एटीपी जो होता है वो कौन से एंजाइम की वजह से होता है? अभी हमने एक चीज तो वो कर ली कि वो हाइड्रोजन जो बहुत सारे प्रोटॉन्स है बाहर, वो इकट्ठा होते हैं और वो फेवर करते हैं, बट एंजाइम तो होता है, ऐसे ही तो थोड़ी फेवर हो जाते हैं। वो एंजाइम कौन सा है? हमारा ट्रांसलोकेज एंजाइम फेवर करता है रिएक्शन को एडीपी से एटीपी बनाने के लिए। वो कौन सा एंजाइम फेवर करता है एडीपी से एटीपी बनाने के लिए? ट्रांसलोकेज एंजाइम, ये चीज याद रखना, ठीक है। एटीपी का सिंथेसिस, जो हम एटीपी एटीपी का सिंथेसिस करते हैं बाय द एंजाइम एटीपी सिंथेसिस बाय द टू सब यूनिट एफओ एंड एफ वन, एफओ एंड एफ वन की सब यूनिट से होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा हमारा प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा इनर मेम्ब्रेन में। और हमारा रेस्पिरेटरी चेन, हमारी रेस्पिरेटरी चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब कहाँ होता है? हमारा इनर मेम्ब्रेन में। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इधर लिखा है कॉम्प्लेक्स 1 to 4, कहाँ होते हैं ये सारी चीजें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सब बेसिक क्वेश्चंस में इजीली गलत कर देते हैं, तो इधर गलती मत करना। रेस्पिरेटरी, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी चेन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो कहाँ होती है? कहाँ होती है? हमारी इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमारा एडीपी से एटीपी बनने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? वो हमारा एंजाइम ट्रांसलोकेज एंजाइम है, वो हेल्प करता है, ठीक है। अभी हम इधर एक चीज देख लेना, बी फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, फिर हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ये जो सारी साइकिल्स और ये सब है ना, वो हमारा मैट्रिक्स में होती है। कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। ये फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? बेसिकली जब हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, जब इन्हीं जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता, तब हमारे पास ऑल्टरनेट पाथवेज होते हैं, तो हम लोग वो पाथवे के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये सारी NADH और ये सब ट्रांसफर करते हैं टू जनरेट एटीपी। आपको आगे पता चलेगा मैं जैसे जैसे जाएंगे, तो आप ये चीज याद रखना। हमारी क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे नाम है, अभी तक आपने 3 नाम लर्न कर लिए, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ये सारी चीजें कहाँ होती है? हमारी मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। अभी मैं इधर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारा NADH एंड FADH2 कहाँ होता है? साइटोसोल में, ठीक है। फिर हम कहाँ प्रोडक्शन होता है? साइटोसोल में। अभी जो हमारे जो प्रोटॉन्स है जो कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है हमारा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और स्पेसिफिकली इनर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हमारा TCA साइकिल, फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, और हमारा फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? मैट्रिक्स में। एडीपी से एटीपी बनने के जो एडीपी से एटीपी जो एंजाइम है जो हेल्प करता है, वो कौन सा एंजाइम है? ट्रांसलोकेज एंजाइम है। जो हमारी एटीपी सिंथेसिस होती है तब हमारी एटीपी सिंथेसिस होती है बाय द एंजाइम ऑफ एटीपी सिंथेस, तब वो क्या करता है? 2 सब यूनिट होती है, वो 2 सब यूनिट का नाम क्या है? FO और F1, ठीक है। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप याद रखना। वीडियो के थ्रू ही आप जितना रिवाइज मैं करवा रहा हूँ, आप उतना बोलते जाओगे एक साथ, बहुत आपको आगे जाके हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी एक कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन एक
मैं आपको एक केस स्टडीज के थ्रू समझाऊंगा ये पूरा चीज, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कैसे आइडेंटिफाई करना, क्या नहीं करना। ठीक है। इट वॉज बीन फाउंड इन हार्ट मसल्स एंड ऑल्सो इट वॉज फाउंड इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन. It stabilizes the phospholipid bilayer and provides the electrical insulation under the extreme condition. अभी इधर एक चीज गौर करने की ये है, कार्डियोलिपिन कहाँ फाउंड मिलता है? हमारे हार्ट मसल्स में। कार्डियोलिपिन कहाँ मिलता है? हार्ट मसल्स में। ठीक है। और वो कहाँ आता है? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में भी फाउंड आउट करता है। कार्डियोलिपिन का मेन फंक्शन क्या है? वो प्रिवेंट करता है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया यानी आपके हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसको प्रिवेंट करता है कार्डियोलिपिन और डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। ठीक है। अभी कार्डियोलिपिन में कुछ डिफेक्ट हुआ तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारा आप ये केस स्टडी से पता चल जाएगा। ठीक है। द पेशेंट वॉज डिलीवर्ड बाय इमरजेंसी सी सेक्शन एट a 31 week of gestation. He required the incubation in delivery room because of apnea. Apnea यानी shortness of breath and brachycardia. Brachycardia means हमारा जो हार्ट रेट है, जो नॉर्मल हमारा हार्ट बीट करता है पर मिनट 80 से 120 मिनट्स, और ये जो नॉर्मल जो हमारे रेंज है डिपेंड करता है 72, आप एज अ नॉर्मल मान सकते हो। उससे हमारा कम जो हार्ट बीट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। तो हार्ट बीट नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आप क्या करोगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करोगे। आप जब बहुत लंबा दौड़ते हो तो क्या होता है? आप हाफ जाते हो, यानी आपकी ब्रीथ सडनली इंक्रीज हो जाती है और आपका हार्ट ज्यादा पंप करता है ज्यादा दौड़ने की वजह से। बट इधर तो क्या है? ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट इंक्रीज है, डिक्रीज हो गया है इधर से आपका। ठीक है। एंड वॉज ट्रीटेड इन नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी छोटे बच्चों का है या यूनिट है। A follow of the chest X-ray taken at a 1 month of age and showed the enlarged heart and promote a cardiological consent. यानी 1 month ऑफ एज, यानी एक महीने का बच्चा को उसका चेस्ट एक्सरे निकलवाया, क्योंकि उस वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील करता था। तो जब बच्चे नॉर्मली बॉर्न होते हैं तो उनको निमोनिया और ये सब होने के चांसेस रहता, तो हम लोग एज ए डॉक्टर हम लोग सिटी स्कैन या एक्सरे रिकमेंड करते हैं देखने के लिए क्या चीज है या क्या नहीं है। ठीक है। तो इन लोगों ने एक्सरे या सिटी स्कैन क्या एक्सरे निकलवाया था, उसमें उन उन लोगों ने क्या देखा? उन लोगों ने देखा कि एनलार्ज्ड हार्ट है। इधर ब्रेडिकार्डिया, याद रखना ब्रेडिकार्डिया है तो हार्ट हार्ट रेट क्या है? स्लो है। ठीक है। हार्ट रेट हमारा स्लो है। एंड प्रमोटेड टू द कार्डियोलॉजिकल कंसर्न, यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास हमने उनको भेज दिया। ऑल्दो देयर वाज नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर की कोई क्लिनिकल केसेस अभी तक देखने को नहीं आए। द कार्डियक अल्ट्रासाउंड showed द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, यानी जब कार्डियक का अल्ट्रासाउंड किया तब जाके पता चला जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो फंक्शन है वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो गया है। और पता चला कि द हिस्ट्री वाज सिग्निफिकेंट दैट द पेशेंट द इन दैट पेशेंट्स मैटरनल अंकल डाइड फ्रॉम दिस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी जो उनके जो मैटरनल अंकल थे तो वो सडन डेथ सिंड्रोम से डाइड हो गए थे। At the 11th month of the age, the patient's mother was concerned about his poor weight gain and development because he was not yet sitting alone. At his 20-month visit, the persistent muscle weakness, growth delays,
and congestive cardiomyopathy and led the cardiologist to make a genetical referrals the 2 days following the clinical visit. However, the patient presented to his primary care provider with a cough, sneezing, runny nose, and 1 day of a fever of a mental status change. जैसे मैंने बोला कि छोटे बच्चों में निमोनिया होने के चांसेस ऐसे ज्यादा है, तो ये सारे सिम्टम्स वो शो करता है, ठीक है। बट इधर आपको एक चीज भूलनी नहीं है, क्या? एनलार्ज्ड हार्ट। क्या नहीं भूलना है? एनलार्ज्ड हार्ट वो निमोनिया में नहीं होता, ठीक है। His condition is deterioration and required incubation, and he was transferred to the pediatric intensive care unit. The diagnosis was pneumonia and severe lactic acidosis was found. He failed to respond to aggressive treatment and died from the repeated ventricular fibrillation that concerns in 10 days later. Autopsy limited the heart was जब हमने हार्ट की ऑटोप्सी करवाई तब माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग से हमें पता चला कि पेशेंट को क्या है, बार्थ सिंड्रोम है। जो हमारा एवरेज द हार्ट वेट इज 100 ग्राम, एवरेज ऑफ हिज एज इज 56 grams, एंड द 100 ग्राम इज एवरेज ऑफ हिज 7 year old। यानी जब हमारा हार्ट जब 50 cx ओल्ड होते हैं ना हम, तब हमारा 100 ग्राम होता है। बट इधर हम देखने जाए तो 7 year old बॉय में 100 ग्राम का है, यानी एनलार्ज्ड हार्ट कुछ ज्यादा ही हो गया है। A small number of boys suffers from the Barth syndrome, approximately 50 births a year in the United States. Barth syndrome from the mutation on the X chromosome, the gene coding the tafazin gene, the enzyme involved in the biosynthesis of cardiolipin. The patient with Barth syndrome have an abnormal mitochondria and cannot maintain the normal ATP production, and this patient develops the life-threatening cardiomyopathy and several muscle weakness. इधर तक मैंने पूरा केस आपको रीड करके बता दिया। अभी मैं आपको ये पूरा केस एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं ना, वो वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी हमने जब हार्ट की ऑटोप्सी की तो क्या पता चल गया, बार्थ सिंड्रोम है। बार्थ सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। बार्थ सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक्स होता है। जो जेनेटिक्स होता है तो हाँ, वो जनरली मेल में करता है। बार्थ सिंड्रोम जनरली फाउंड इन मेल। क्यों? क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स दो चीज होती है, तो एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। बल्कि ह्यूमंस में क्या होगा, एक्स वाई होता है। तो हमारे में तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, बल्कि फीमेल्स में नहीं करेगा। बट बॉय में डेफिनेटली ये चीज एक्सप्रेस होगी। अभी म्यूटेशन कहाँ हुआ है, हमारे टेफेजिन करके एक जीन है हमारा, उधर हमारा क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। ये टेफेजिन जीन में हमारा म्यूटेशन हुआ है, तो वो क्या करेगा, कार्डियोलिपिन का जो हमारा जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप करेगा। जो कार्डियोलिपिन का सिंथेसिस स्टॉप हो गया था, जो वो हमारे हार्ट को प्रिवेंट करता था फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, यानी जो हमारा हार्ट को प्रिवेंट करता था फ्रॉम ट्रैकीकार्डिया, वो अभी प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो हमारा कार्डियोलिपिन में डैमेज हुआ। तो कार्डियोलिपिन किसका पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो हमारी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट नहीं होगी प्रॉपरली। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रॉपरली जनरेट नहीं होगी तो क्या होगा, एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी के क्या होंगे, मसल वीकनेस हो जाएगी। मसल वीकनेस हो जाएगी, हमारी बॉडी में क्या होगी, मसल वीकनेस हो जाएगी। और हमारा जो हार्ट है, यानी किसी भी चीज है, सपोजिंग ये इलास्टिक है, तो वो क्या कर देगा, अगेन रिकॉल की उसके पास कैपेसिटी होगी। बट हमने बहुत टाइम तक उसको स्ट्रेच टू स्ट्रेच रखा, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो
स्ट्रेच्ड ही रहेगा, वो अपनी रिकॉल कैपेसिटी लूज कर चुका होगा। तो इधर क्या होगा, मसल वीकनेस होगी। तो मसल वीकनेस होगी तो क्या होगा, जो हमारे जो हार्ट की जो कैपेसिटी है, जो वापस कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की, वो कैपेसिटी लूज हो जाएगी। एक बार वो हार्ट रिलैक्स हो गया, वो वही स्टेट में रहेगा। तो वही स्टेट में रहेगा तो क्या होगा कि उधर वो स्टक हो गया। तो वो स्टक हो गया तो क्या हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गई। कार्डियोमायोपैथी से हार्ट अटैक हो सकता है और यह हो सकता है। और इधर ये पेशेंट में ये चीज याद, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके मैटरनल अंकल की डेथ हो गई सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से। उनके उनके मैटरनल अंकल की क्या हो गई, डेथ हो गई सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से। ठीक है, अभी आपको ये पूरे केस स्टडीज में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो ऐसे हाईलाइट करना है और इस तरीके से आपको वर्क ऑन करना है। सारे पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट हो सकते हैं। ठीक है, आपको इस वे में वर्क ऑन करना है। आप अभी निमोनिया पे रह गए होते तो कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमने इधर एनलार्ज्ड हार्ट पढ़ लिया। एनलार्ज्ड हार्ट होगा यानी आपके, आप ऑलरेडी वीक हो। वीक बंदे को और आपको बोले, यानी एक वीक बंदा है उसको बोलेंगे 10 kg, तू को 10 kg सामान को तेरे को उठा के ले जाना है। और जो स्ट्रॉन्ग बंदा है उनको भी आप बोलोगे कि 10 kg ले जाना है, तो स्ट्रॉन्ग बंदा तो ले जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये 10 kg वाले को बोलेंगे और उसको, ये तो नॉर्मल है, बट उसका हार्ट एनलार्ज है तो उसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी अपनी लूज कर चुका है, तो उसको ज्यादा करना पड़ेगा। और वीक बंदे को और आप लोड दोगे तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसी वे में उसका कार्डियोमायोपैथी से हार्ट अटैक और ये सारी चीज हो सकती है, यानी हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप एक दूसरे से इंटरनल कनेक्टेड है। द पेशेंट विद बार the patient with Bar syndrome has abnormal mitochondria, cannot maintain the normal rate of ATP production, and this patient develops the life threatening cardiomyopathy और muscle weakness, जैसे मैंने बताया आपको। क्योंकि कार्डियोलिपिन के सिंथेसिस में फर्क आएगा, तो कार्डियोलिपिन के सिंथेसिस में फर्क आएगा तो क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो वो तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो एटीपी प्रोडक्शन डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ही करेगा। और वो होगा तो मसल वीकनेस और ये सारे आप चीजें देख सकते हो। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैं बात करूं तो आप इधर देख सकते हो कि हमारा NADH है। तो NADH हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा टू Q। तो इसका हम क्या नाम देते हैं, NADH Q रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। क्यों क्यों इसका नाम हमने NADH Q रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स दिया? क्यों? क्योंकि रीजन एक ही है, क्योंकि ये थ्रू रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ये अपने इलेक्ट्रॉन्स Q को देगा। इसलिए NADH हमारा जो यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन यानी मोबाइल कैरियर, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल कैरियर और Q। तो ये Q को इलेक्ट्रॉन देगा NADH थ्रू रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके लिए हमने क्या बोला, NADH रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। हमारा जो कॉम्प्लेक्स 2 है FADH2, इसको हमने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस बोला है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है। इसको सक्सिनेट क्यू रिडक्टेस भी बोलते हैं, सक्सिनेट क्यू रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको, हमारे कॉम्प्लेक्स 2 को। और डिहाइड्रोजिनेस क्यू इसको ऐसा बोलते हैं, रीजन यही है सेम, क्योंकि सक्सिनेट देता है इलेक्ट्रॉन क्यू को बाय रिडक्शन रिएक्शन। अभी ये जो यूबिक्विनोन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देंगे अपने कॉम्प्लेक्स 3 को। उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। अभी साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन देगा। साइटोक्रोम C क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। और वो हमारा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, हमारा जो अनस्टेबल ऑक्सीजन है या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो क्या है, हमारा आउटर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है,
तो वो अनबैलेंस है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या करेंगे, हम पूरा न्यूट्रलाइज कर देंगे वो सारी चीज को। ठीक है, ये बेसिकली है। अभी के लिए आप इतना याद रखना, ये पूरा पाथवे है। ठीक है, तो इसके सारे नाम्स है, आप याद कर सकते हो इजीली, बहुत सिंपल है। Complex 1 is also known as NADH-Q reductase complex, as the name suggests that electron transfer through the reduction reaction to Q or ubiquinone. Succinate dehydrogenase का दूसरा नाम क्या है? Succinate reductase transfer succinate Q reductase. They transfers the electron through the reduction reaction to Q. हमारा complex 3 क्या है? Receives the electron from Q or a ubiquinone. That's why the imbalance occurs in your body. To maintain the electron, they runs the Q cycle. यानी ये पॉइंट मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता है कॉम्प्लेक्स 3 में, और हमारा यूबिक्विनोन के पास कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा? उसकी क्यू साइकिल उधर रन होगी, क्यू साइकिल रन होगी। सो वो हमारा लॉस नहीं हो सकता वो इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या होगा? पूरी क्यू साइकिल उधर रन होगी। कॉम्प्लेक्स 3 सिंपली यही कहना चाहता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 की कैपेसिटी है सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की, और आपने दे दिए 15 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है। Cytochrome C reductase receives the electron from complex 1, 2, 3. 1, 2, 3. Complex 3 also have their own electron by the fatty acid degradation, जैसे मैंने आपको बताया था। कॉम्प्लेक्स 3 के भी अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाय कहाँ से? फैटी एसिड के डिग्रेडेशन से उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4, अभी मैं आप एक चीज ये देखना, ये पूरे जो प्रोसेस है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1 से 4, ये पूरा हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम पूरा बोल सकते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शंस हो रही है। उसमें भी मैं स्पेसिफाई कर दूं तो कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 की जो रिएक्शन है वो क्या है? हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। और जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स 4 में जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। सिर्फ हमारे कॉम्प्लेक्स 4 में जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 की जो रिएक्शन है वो पूरा यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीडो रिडक्टेस है, बट उसमें कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 कौन सी रिएक्शन शो करता है? रिडक्शन रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स 4 कौन सी शो करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। This complex 4, this is the only one where the oxidation happens. Rest all the complex 1, 2, 3 are showing the reduction reaction. अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बहुत सारे कैरियर्स है, अभी हम धीरे धीरे डेप्थ में जा रहे हैं। एफएमएन बेसिकली कहाँ यूज होता है? यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी आप बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ये हमारा क्या है? आर ग्रुप है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स है तो जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होते हैं ना वो इधर आके बाइंड हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? FMNH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो उसका कुछ नहीं है। जो हमारे जो प्रोटॉन्स जो एक्सेस हो जाते हैं, जो हम जनरली बोलते हैं अनकपलर्स ऑफ दैट एनर्जी, वो भी इस वीडियो में है, तो आपको पता चल जाएगा डीप में। बेसिकली वो जो रिएक्शन को फेवर करना होता है, कपलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन को आप फेवर करते हो। एडीपी से एटीपी बनने में उसको हम कपलिंग बोलते हैं, बट जो हम अनकपलर्स क्या होता है वो एडीपी से एटीपी बनने में हेल्प नहीं करते, वो दूसरे प्रोसेसेस करते हैं। तो ये बेसिकली अनकपलर्स जो हाई अमाउंट्स ऑफ होते हैं प्रोटॉन्स, तो वो इधर आके अटैच हो जाते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? FMNH2 में। अभी FMN इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिकली FMN इम्पोर्टेंट इसीलिए है, जो हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट का जो कैपेसिटी को जो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट को कॉम, तो वो हमारा
करता है FMN और कॉम्प्लेक्स 1 में, और कॉम्प्लेक्स 2 में हमारा आता है FAD। कॉम्प्लेक्स 2 में हमारा आता है FAD और कॉम्प्लेक्स 1 में आता है FMN। सो मैं बेसिकली ऐसे बता सकता हूँ कि पहले जो NADH से इलेक्ट्रॉन का जो इंड्यूस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो स्टिम्युलेट करता है, यानी प्रो को फैक्टर बोल सकता हूँ मैं, वो क्या है? FMN है कॉम्प्लेक्स 1 का। और कॉम्प्लेक्स 2 की मैं बात करूँ तो वो क्या है? FAD है। कॉम्प्लेक्स 2 का क्या है? FAD है। ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स 1, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्ट हियर। या आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मैंने जो बोला उस पर आप फोकस करो ज्यादा। अभी ETC कैरियर है साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C क्या है? हीम, हीम प्रोटीन। यानी ये क्या करता है? वो हीम किसको बोलते हैं? व्हाट इज हीम? हीम इज अ रिंग स्ट्रक्चर। जो हीम है हमारा वो क्या है? रिंग स्ट्रक्चर है, और उसके बीच में जो हमारा फेरस आयन है उसको हम बेसिकली हीम बोलते हैं। व्हाट इज हीम? हीम को हम बोलते हैं कि जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर है और उसके बीच में जो सेंटर में आयरन है उसको हम हीम बोलते हैं। वो हमारा क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जो साइटोक्रोम C है वो सॉल्यूबल है, जो उसके जो ये पेरीफेरी है साइटोक्रोम C के, वो सॉल्यूबल है किसमें? सॉल्यूबल प्रोटीन है, सॉल्यूबल पेरिफेरल प्रोटीन। साइटोक्रोम C क्या है? सॉल्यूबल पेरिफेरल प्रोटीन है, यानी वो सॉल्यूबल, इजीली सॉल्यूबल हो सकते हैं। ठीक है। अभी ये जो प्रोटीन्स है ना, उसमें ये जो ब्लू कलर्स के, ये मोस्टली पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, बट स्लाइटली कहीं पे वो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और हम उसके नाम दे देते हैं। अभी इसका नाम है आयरन फोटोफायरिन 9, इसका नाम है हीम C, इसका नाम क्या है? हीम A। तो हम लोग ये अलग अलग नाम इसलिए देते हैं क्योंकि स्लाइट चेंज होता है, स्लाइट चेंज हो जाता है। आप इधर देख सकते हो कि ये आप इधर का पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर है, किधर चेंज आया? ये जो CS है इधर, ये इधर चेंज आ गया, फिर इधर थोड़ा चेंज आ गया, इधर से इधर में चेंज आ गया। यानी ये स्लाइड में जो पेरीफेरी में जो प्रोटीन्स एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें थोड़े चेंज आ जाते हैं और इसलिए थोड़ा नाम डिफरेंट हो जाता है। हम लोग इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं ETC कैरियर आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ये होल्ड करके रखता है। यानी इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है कि देखो, मैं कम खाना खाता हूँ, ठीक है, तो मैं कम खाना खाता हूँ तो एक ही आयरन है भीतर। मैं ज्यादा खाना खाता हूँ तो 2 आयरन है। मैं उससे ज्यादा खाना खाता हूँ तो 4 आयरन है। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी में सारे आयरन्स होते हैं, डिपेंड करते हैं हमने कितना खाना खाया, हमारी बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन्स की या कितने ATP की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे वो हमारी बॉडी वो ATP के और ADP के ATP सिंथेसिस करती है। हमारी बॉडी में तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है। अभी मेरी बॉडी में ये माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करता है कि इसको कितने ATP देने, कितने क्या यानी मैं ज्यादा खाना खाता हूँ तो मेरा खाना खाने के ज्यादा है तो इधर आयरन, जो हमारे आयरन है, यानी आयरन है हमारा, तो ये ज्यादा होगा। आयरन ज्यादा होगा तो क्या होगा? मैं खाना ज्यादा खा रहा हूँ तो मेरे बॉडी में क्या होगा? ग्लूकोज भी ज्यादा होगा। ग्लूकोज ज्यादा होगा तो क्या होगा? पायरूवेट ज्यादा होगा। पायरूवेट ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो एसिटाइल कोएंजाइम्स में ज्यादा कन्वर्ट होगा। ज्यादा कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH2 ज्यादा बनेंगे। NADH और FADH2 ज्यादा बनेंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रिवेंट करता है, जो लॉस करता है, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है, वो क्या कौन करता है? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का? वो है आयरन सल्फर क्लस्टर। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस ना हो पाए?
वो क्या है, हमारा आयरन सल्फर क्लस्टर है, वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स 1 में, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के जो प्रोटॉन्स को जो डोनेट करने का जो काम करता है, जो स्टिम्युलेट करता है, वो कौन करता है, एफएमएन। और हम कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं तो वो कौन सा करता है, एफएडी करता है, एफएडी करता है। ठीक है, तो अभी एफएमएन के बाद क्या होगा, हमने तो डायरेक्ट, मैंने तो आपको बताया था मोबाइल कैरियर यूबिक्विनोन है, बट हम अब आप अभी धीरे धीरे फील कर पाओगे कि हम कितना डीप में जा रहे हैं। मैंने अभी कॉम्प्लेक्स 1 से एफएमएन की बात की, एफएमएन से आयरन सल्फर क्लस्टर में जाएगा, और आयरन सल्फर क्लस्टर से फिर वो यूबिक्विनोन या मोबाइल कैरियर क्यू में जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो क्यू साइकिल रन करती है, तो वो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर, उसकी रिटेन कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो वो तो फिर वो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे देंगे, कुछ अपने पास, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, यूबिक्विनोन भी उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रिवेंट करे, लॉस करे, वो क्या कौन सी चीज करती है, ये हमारे आयरन सल्फर क्लस्टर बचा के रखते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ना जा पाए बाहर। ठीक है, it plays an important role in holding the electrons. It plays an important role in redox reaction and transfers the electron from NADH to Q between the iron sulfur clusters. यानी आप ये चीज देखो, NADH, NADH से क्या है, FMN, FMN क्लस्टर से क्या है, फिर Q है। हमारी बॉडी में ऐसा बोल सकते हैं, जो फर्स्ट एक्सेप्टर है, जो फर्स्ट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, वो कौन सा है, FES क्लस्टर है। कौन सा जो है फर्स्ट एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, वो हमारा है FES क्लस्टर। ठीक है, अभी ETC की बात करता हूँ, यानी कॉपर सेंटर्स की बात कर लेते हैं। कॉपर सेंटर्स क्या होता है, कॉपर सेंटर्स बेसिकली यूज दो टाइप के होते हैं, कॉपर ए सेंटर और कॉपर बी सेंटर। इट प्लेस अ रोल इन कॉम्प्लेक्स 4 डेट आर ऑक्सीडेज एंजाइम, यानी ये रोल करता है हमारे ऑक्सीडेशन का रोल करता है। आप इधर देख सकते हो कि इधर बहुत सारे ऑक्सीजन अटैच्ड है, और हमारे कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, वो फ्री रेडिकल का ऑक्सीडेशन करके हम क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इधर ऑक्सीडेशन होता है, तो इधर कॉपर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्प्लेक्स 5 दैट्स आर ऑक्सीडेज enzyme because of the oxidation. As you seen in the picture, the oxygen are attached to the copper, lots of copper. अभी मैं ये सारी चीज की बात करता हूँ, अभी मैं एनीमिक पेशेंट हूँ, या मैं, आप ऐसा बताओ कि मैं अभी FMN है, ठीक है, मेरे में हीम की डेफिशिएंसी है, मेरे में हीम की डेफिशिएंसी है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो स्टिम्युलेट करता है, जो NADH को जो स्टिम्युलेट करता है, तो मेरी बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्टिम्युलेशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्टिम्युलेशन कम हो जाएगा, तो मेरी बॉडी में एनर्जी, जितने इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे उतने प्रोटॉन बाहर कम आएंगे, तो प्रोटॉन बाहर कम आएंगे, तो मेरी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो क्या होगा, मैं ऑलवेज लिथार्जी फील करूंगा। जो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, जो जिसको एनीमिक हो जाता है, जो एनीमिया से सफर करते हैं, या हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, या ऐसा कुछ भी हो जाए जिसमें हिम की उनकी डेफिशिएंसी हो, जो हिम की डेफिशिएंसी हो, तो वो पेशेंट हमेशा लिथार्जी, या फिर लेस एक्टिव, वो उनका कुछ करने का मन नहीं होगा, यानी आप ऑलवेज यू कैन सी हिम, आप ऑलवेज देख सकते हो वो लेजी के लेजी ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है, यानी हीम की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से। ठीक है, अभी आयरन सल्फर क्लस्टर्स की बात करते हैं। उसमें भी आयरन सल्फर क्लस्टर्स की बात करेंगे तो क्या होगा कि मेरे में आयरन सल्फर जो आयरन सल्फर जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी मेरे में डेफिशिएंसी हो, या आयरन की डेफिशिएंसी हो मेरे में, तो क्या होगा, आयरन की और उसकी भी डेफिशिएंसी हो, तो मेरे में ऑलवेज लिथार्जी फील रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स
ज्यादा से ज्यादा लीव ऑन कर देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो क्या, तो मेरी में जो कॉम्प्लेक्स 4 में जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल का भी जनरेशन हो पॉसिबल, फ्री रेडिकल का जनरेशन हो सकता है। और मेरे में क्या होगा, मेरे में एटीपी के सिंथेसिस नहीं होगा, एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, मैं ऑलवेज लेथार्जी फील करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है प्रॉपर। ठीक है, अभी कॉपर की बात कर लेते। कॉपर, जो पेशेंट्स होते हैं जिसमें कॉपर की डेफिशिएंसी हो, यानी उनके, ये कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारा मैंकेज डिजीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, मैंकेज डिजीज। और विल्सन डिजीज क्या होता है, विल्सन डिजीज हमारे बॉडी में कॉपर तो होता है बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का दूसरा कुछ कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो कॉपर तो होता है, कॉपर सफिशिएंट अमाउंट में होता है बट वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, विल्सन डिजीज जनरेट हो सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अभी ये मैं पूरा आपको, ये पूरी क्या है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइकिल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH, NADH को कौन स्टिम्युलेट करता है, FMN, किस लिए करता है, टू रिलीज मोर इलेक्ट्रॉन, रिलीज कर मोर इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को मोर रिलीज करेगा, फिर क्या करेगा, FES क्लस्टर, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो FES क्लस्टर क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर देंगे, कुछ अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेंगे और कुछ क्यू को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, क्यू क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, FES क्लस्टर को देगा, कॉम्प्लेक्स 3 से FES क्लस्टर से किसको देगा, वो हीम को देगा, और हीम किसको देगा, वापस साइटोक्रोम C को देगा। ठीक है, मैं इधर आपको हाइलाइट्स कर देता हूँ तो आपको है ना, जो याद रखने जैसी चीज है ना तो आप याद ही रख लो, क्योंकि वो आपको बहुत काम आएगी आगे जाके। कुछ इश्यूज आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं आपको इधर हाईलाइट कर देता हूँ। NADH, NADH से FMN, FMN से क्या होगा, FES, FES से Q, Q में होगा। फिर कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं, अलग कलर ले लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स 2 क्या करेगा, FADH2, FADH2, FADH2 से क्या होगा, FAD रिलीज होगा, FAD से क्या होगा, हमारा FES क्लस्टर में जाएगा, और FES क्लस्टर से क्या होगा, Q में जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स 3 हमारा, कॉम्प्लेक्स 3 से क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, जाना चाहिए डायरेक्ट साइटोक्रोम C में, बट वो FES क्लस्टर्स के थ्रू, फिर हीम के थ्रू, और फिर वो साइटोक्रोम C में जाता है। और फिर साइटोक्रोम C से किधर जाता है, कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है। कॉम्प्लेक्स 4 से क्या होगा, हमारा कॉपर A में जाएगा, कॉपर A से किस में जाएगा, हीम A में जाएगा, फिर हीम A3 में जाएगा, और कॉपर B में जाएगा, और फिर हमारी बॉडी में एंड में क्या होगा, वाटर का प्रोडक्शन होगा। तो मैं आपको एक चीज ऐसा बता दूं कि आप सिर्फ प्रोस्थेटिक ग्रुप याद रख लो, सिर्फ आप ऐसा याद रखो, कॉम्प्लेक्स 3 में Fe3 यूज होता है और हीम यूज होता है। आप AB याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसमें आप याद रख लो कॉपर A होता है यूटिलाइज, हीम यूज होता है, और कॉपर B यूज होता है कॉम्प्लेक्स 4 में। इधर हमारा NADH की बात करते हैं तो हमारा FMN, और इधर FAD और FES, ये चीज आप याद रख लो प्रोस्थेटिक ग्रुप में, तो बहुत ही इजीली सिंपली हो जाएगा। इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आते आपको, आप सिर्फ इतना याद रखो कि NADH से FMN, FMN से Q कॉम्प्लेक्स। आप इतना भी याद रखोगे ना, NADH से हमारा Q साइकिल में जाता है, उससे पहले क्या आता है, FES क्लस्टर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और 3 से क्या इसमें जाता है, साइटोक्रोम C, उससे पहले क्या आता है हमारा FES क्लस्टर और हीम। ठीक है,
और साइटोक्रोम सी से किसमें जाता है, कॉम्प्लेक्स 4। क्या होता है उधर, कॉपर ए और कॉपर बी होते हैं, और क्या होता है हमारा हीम। आप इतना भी याद रख लो, मोर देन इनफ है। आप सिर्फ वो मोबाइल के एजेंट्स के भी नाम याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, बट मेरा सजेशन है कि डोंट टेक एनी रिस्क, लर्न इट ऑल दिस नेम, इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल गाइस, रियली। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये जो 3 कॉम्प्लेक्स है वो एटीपी प्रोडक्शन में और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट हमारा जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो एटीपी प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका रीजन ये है क्योंकि ये सारे लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ रिलीज करते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज कर देते हैं। ये सारे प्रोटॉन्स कहाँ रिलीज हो गए, इधर रिलीज हो गए। बट इधर क्या है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो ये लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर के जो स्ट्रक्चर की वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो प्रोटॉन पंप नहीं कर सकता बाहर, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरा क्या है, बिकॉज ये जो सक्सीनेट है वो हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है क्रेब साइकिल में। सो ये दो रीजन की वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता हमारा हाइड्रोजन पंप। वो जो हाइड्रो यानी जो प्रोटॉन है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों, क्योंकि उसके पास ये बैरियर है, लिपिड बाइलेयर का बैरियर है, इसलिए वो प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकते। और दूसरा रीजन ये है कि ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो टीसीए साइकिल में यानी क्रेब साइकिल में वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दो रीजन की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स 2 एटीपी प्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, complex 1, 3 and 4 pumps out the proton in the inner membrane of the mitochondria, except complex 2 because of its structure located near to the matrix. And also the succinate take parts in the Krebs cycle, and it converts the succinate to fumarate by the succinate dehydrogenase enzyme by the help of succinate dehydrogenase enzyme. ठीक है, देखो NADH और NAPH मैंने NAD प्लस में कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स 1, तो इधर क्या है FMN। ठीक है, FMN से क्या है FES क्लस्टर। मैंने बोला था कि ये फर्स्ट हमारा जो को फैक्टर है वो इनिशिएट करेगा, वो क्या करेगा, हमारा इनिशिएट करेगा किसको, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो और NADH को NAD प्लस में कन्वर्ट करो। वो हमारा जो करता है वो कौन करता है, FMN है। वो क्या एज अ को फैक्टर और को वो वर्क करता है और प्रोस्थेटिक फैक्टर की वजह से। अभी हमारे ऑल्टरनेट पाथवेज है। अभी हमारा कॉम्प्लेक्स 1 में कुछ खराबी आ गई, या फिर कॉम्प्लेक्स 2 में खराबी आ गई, या कॉम्प्लेक्स 3 में आ गई, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे हमारे ऑल्टरनेट्स पाथवेज के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, और मैंने जो ओवरव्यू बोला है वो ओवरव्यू भी आप एकदम ध्यान से सुन लो और उसके नोट्स बना लोगे तो भी मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप इन डेप्थ ये वीडियोस की ये कंटिन्यू करो। आप पहले वीडियो पॉज करके रिवाइंड कर लो और फिर अभी ये ऑल्टरनेट पाथवे पे आओ, क्योंकि ये पूरा अभी तक जो मैंने पढ़ा पढ़ा है ना वो बहुत ही इजी पोर्शन था। अभी जो आएगा वो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो आपको डिफिकल्टी फेस हो सकती है। तो आप पॉज करके रिवाइंड कर लो या फिर अपने नोट्स रिवाइज कर लो, फिर इधर आगे का वीडियो कंटिन्यू करो, आपकी चॉइस है। ठीक है, ऑल्टरनेट पाथवे, ऑल्टरनेट पाथवेज क्या होता है,
बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में कोई खराबी आ गई, या कॉम्प्लेक्स 2 में कोई खराबी आ गई, या कॉम्प्लेक्स 3 में कोई खराबी आ गई, या ऐसा कुछ भी खराबी आ गई, तो कि उसकी वजह से हमारे तो फिर हम कैसे एटीपी प्रोडक्शन करते, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। ठीक है। हम जब ग्लूकोज बहुत आप ऐसा मान लो कि मेरा कॉम्प्लेक्स 1 और मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में खराबी आ गई है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 2 में भी खराबी आ गई है, तो फिर वो यूबिक्विनोन और क्यू को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही नहीं। यूबिक्विनोन परफेक्टली परफेक्ट है मेरा, कॉम्प्लेक्स 3 भी सही है, कॉम्प्लेक्स 4 भी सही चल रहा है। तो अभी क्या होगा, ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन होगा। मैंने जो भी चीज खाई, NADH FADH2, ये सारे क्या चीज का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। सिंपल। अभी ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ गया, मैंने ग्लूकोज बहुत सारे मैंने खाना खाता ही रह रहा हूँ, बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स बिगड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ग्लूकोज का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। कंजम्पशन इंक्रीज हो गया तो वो किस में हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड्स की जो बैकबोन है, तो क्या है हमारी, ग्लिसरॉल है। जो ट्राइग्लिसराइड की जो बैकबोन है, वो किससे बनी हुई होती है, हमारी ग्लिसरॉल से बनी होती है। और वो क्या करता है, फैटी एसिड को अलाउ करता है, आप आओ और अटैच हो जाओ। ग्लिसरॉल क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड की जो बैकबोन है, ये किससे बनी हुई होती है, ग्लिसरॉल से बनी हुई होती है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ग्लिसरॉल अलाउ करता है, अभी ग्लिसरॉल अलाउ करता है फैटी एसिड को, आप आके अटैच हो जाओ, ठीक है। तो अभी फैटी एसिड्स के एक फैटी एसिड आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, मोनोफॉस्फोग्लिसरेट। दैट दो फैटी एसिड आ गए तो डाईग्लिसरोफॉस्फेट, ऐसे उसके नाम्स हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस, ठीक है। तो अभी ये पूरा इधर हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इन्वॉल्व होगा इधर। ये पूरा हमारा फैटी एसिड का पोर्शन है, फैटी एसिड डिग्रेडेशन यानी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो आप इतना याद रखो कि हमारा कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 खराब है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 खराब है, तो क्या होगा, वो हमारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड की बैकबोन जो, यानी ट्राइग्लिसराइड की जो बैकबोन है वो किससे बनी होती है, ग्लिसरॉल से बनी होती है। ग्लिसरॉल क्या करता है, फैटी एसिड को अलाउ करता है, आप इधर आके हमारा अटैच हो जाओ, ठीक है। तो अभी हमारी बॉडी में बिकॉज ऑफ द बैकबोन हमारी बॉडी में ग्लिसरॉल है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में कौन सी क्या चीज रन होती है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल रन होता है हमारे। क्या होता है इधर, क्या वो चीज इन्वॉल्व होती है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इज इन्वॉल्व, ठीक है। इधर क्या होगा कि अभी जो ग्लिसरॉल है वो बाहर की साइड है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को अलाउ करेगा, फॉस्फोरालाइट करेगा। तो ग्लिसरॉल क्या होगा, पूरा फॉस्फोरालाइट हो जाएगा। वो कहाँ होगा, साइटोसोल में होगा। ग्लिसरॉल फॉस्फोर ग्लिसरॉल का फॉस्फोराइलेट ग्लिसरॉल फॉस्फोराइलेट अकर्स इन साइटोसोल, ठीक है। अभी ये फॉस्फोराइलेट हो गया, तो अभी द एंजाइम होता है, जो हमारा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, वो अलाउ करेगा। ये जो हमारा एक बार ग्लिसरॉल का क्या हो गया, फॉस्फोराइलाइट हो गया, तो वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फोर फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस अलाउ करेगा FADH2 को डायरेक्टली एंड टेक्स द एंट्री इनटू क्यू। देखो, ये हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेटिक है, तो उसका हमारा हमने क्या किया उसका, आप सिंपल याद रख लो कि मेरा कॉम्प्लेक्स 1 बिगड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स 2 भी बिगड़ा हुआ है। तो मेरा जो ये दो बिगड़े हुए हैं, तो
तो क्या होगा, अभी ये दो मेरे बिगड़े हुए, तो मेरे बॉडी में जो ग्लूकोज आए तो ग्लूकोज का क्या होगा, मेरा ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में हो जाएगा, तो ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स होगा। ट्राइग्लिसराइड्स की जो बैकबोन है वो किससे बनी हुई होती है, ग्लिसरॉल से बनी हुई थी। ग्लिसरॉल क्या करेगा, फैटी एसिड को बोलेगा कि अटैच हो जाओ। अभी इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल रन करेंगे। तो अभी वो शटल रन करेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में ग्लिसरॉल का क्या होगा, ग्लिसरॉल और ऑटो फॉस्फोराइलेट, यानी ग्लिसरॉल के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को फॉस्फोराइलेट कर सकता है। वो फॉस्फोराइलेट हो गया पहले। अभी हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस करके एक एंजाइम है। वो एंजाइम क्या करेगा कि वो FADH2 की जो वो ये जो हमारा फॉस्फोराइलेट का हुआ साइटोसोल में, अभी वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा FADH2 को डायरेक्टली गो इनटू यूबिक्विनोन। बट हमारा जो NADH बनेगा, हमारा जो NADH बनेगा उसको वो अलाउ नहीं करेगा कि आप डायरेक्टली जाओ मोबाइल कैरियर क्यू में। वो अलाउ करेगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाओ या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जाओ। ठीक है, ये चीज याद रखना। शायद मैंने इधर ठीक है, ये हमारा एक ऑल्टरनेट पाथवे है। अभी दूसरा पाथवे है हमारा, जब आप फास्टिंग कंडीशन में हो, जब आपने खाना कुछ भी नहीं खाया, तब आप 24 घंटे से ज्यादा फास्टिंग कंडीशन में हो, तो हमारी बॉडी के जो मोस्ट कॉमन जो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है, तो वो कौन सा होता है, हमारा बीटा ऑक्सीडेशन होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं पाल्मेटेट। पाल्मेटेट क्या है, 16 कार्बन का होता है और वो सेचुरेटेड फैटी एसिड है। हम जनरली पाल्मेटेट को हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है सेचुरेटेड। हम जनरली बोलते हैं कि आप अवॉइड करो इसे खाना। क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि एट आप रूम टेम्परेचर पे ये पाल्मेटेट क्या करेगा, आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा एट अ रूम टेम्परेचर, यानी ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सॉलिड फॉर्म में पाल्मेटेट आ जाएगा तो वो क्या करेगा, आर्थरियोस्क्लेरोसिस करेगा। तो वो आपको हार्ट डिजीज कर सकता है, या ट्रांस आप हम लोग आपको ट्रांस फैटी एसिड्स भी मना करते हैं कि आप मत कंज्यूम करो। क्यों, क्योंकि वो सेचुरेटेड फैटी एसिड की तरह काम कर सकता है। बट हम लोग सभी चीज खाते हैं, हम सेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी खाते हैं, ट्रांस सेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी खाते, ट्रांस फैटी एसिड भी खाते हैं, हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी खाते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। बट हो सके उतना आप अवॉइड करो। क्यों, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर वो क्या करता है, सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड बन जाता है तो आपकी आर्टरीज में क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपको हार्ट डिजीज होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं। अभी इसका नाम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि ये बीटा कार्बन जो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसका आप मीन्स ये जो कार्बन जो जो अल्फा कार्बन है उसके बाद दूसरा जो बीटा कार्बन है उससे उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, इसलिए हम उसका नाम बीटा ऑक्सीडेशन लेते हैं। यानी आप इसके ऐसा बोल सकता हूँ कि जो उसका फंक्शनल ग्रुप है वही से उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ। सपोजिंग मेरा फंक्शनल ग्रुप है अटैच्ड है अल्फा कार्बन पे और उसका ऑक्सीडेशन भी उधर से स्टार्ट हुआ तो उसका नाम अल्फा ऑक्सीडेशन है। अभी मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है बीटा कार्बन पे और मेरा ऑक्सीडेशन भी उधर से स्टार्ट हुआ तो उसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन। हमारी बॉडी में जनरली बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो आप उसका क्यों होता है फंक्शनल ग्रुप की तरह वो सब याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ इतना याद रखो कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है। हमने एग्जांपल के तौर पे पाल्मेटेट लिया है। पाल्मेटेट आप रूम टेम्परेचर, वो क्या है, हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड है। कितने कार्बन का है, 16 कार्बन का है। ठीक है, इधर हमारी एक रिएक्शन हमने रन की है। ऑक्सीडेशन से हाइड्रेशन हमने ऑक्सीडेशन से हमने हाइड्रेशन में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। और क्या जनरेट किया हमने, पहले ऑक्सीडेशन में हमने जनरेट किया FADH2। अभी हमने
हाइड्रेशन से हमने ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन से हाइड्रेशन से अभी ऑक्सीडेशन मैंने किया और ऑक्सीडेशन से मैंने बनाया थायरोइडिक क्लीवेज बाय द एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। इधर क्या जनरेट हुआ हमारा NADH। इधर हमारा क्या जनरेट हुआ NADH। अभी मैं आपको ये हमारा मैं आपको बता देता हूँ। इधर ये हमारा इधर हमने पहले डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज किया। इधर हमने क्या जनरेट किया, हमने जनरेट किया FADH2 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। अभी हाँ हमने हाइड्रेशन से ऑक्सीडेशन बनाया। ठीक है, हाइड्रेशन से हमने क्या बनाया, ऑक्सीडेशन बनाया। अभी ऑक्सीडेशन से हमने थायरोइडिक क्लीवेज बनाया। ठीक है, इधर तक क्लियर है। अभी ऑक्सीडेशन से हमने ये थायरोइडिक क्लीवेज बनाया, तो इधर हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमने क्या प्रोड्यूस किया, NADH प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया हमने, NADH प्रोड्यूस किया इधर। ठीक है, और अभी थायरोइडिक क्लीवेज से क्या होगा, एसिटाइल कोए। अब इधर देख सकते हो ऑक्सीडेशन से हाइड्रेशन डिहाइड्रोजनेज एंड जनरेट्स FADH2 एंड ऑक्सीडेशन से अभी हमने थायरोइडिक क्लीवेज बनाया बाय डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आल्सो विद NADH। एंड अभी इसके बाद क्या होगा, हमारा एसिटाइल को एंजाइम ये होगा और वो फिर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वर्क करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसका प्रोसेस होगा बाद में। ठीक है, अभी बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो उसकी साइकिल कितनी बार रन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल हमारी रन होती है 7 टाइम्स। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल्स हमारी कितनी बार रन होती है, 7 टाइम्स। तो हमारे पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम को आए, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम कितने आए, 7 आए। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम आप जानते हो कि एक एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का होता है, तो 7 तो 7 एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन के हुए, 14 कार्बन के हुए। तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 16 कार्बन। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारे पास टोटल 8 एसिटाइल को आए, तो 2 कार्बन हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हो गए कन्वर्ट होने में। क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 16 है, तो उसमें से हमारे 14 तो बन चुके। तो अभी बचे कितने, 2 बचे, तो दो दो बचे तो कितने हो गए हमारे पास, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए हो गए। ठीक है, तो अभी हमने साइकिल कितनी बार रन की, 7 टाइम्स रन की। तो हमारे पास NADH भी कितने आएंगे, 7 NADH आएंगे, और FADH2 भी कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, दैट जैसे मैंने आपको बताया कि NADH was not been accept was not been accepted by Q, was not been accepted by Q directly, but it was been accepted by complex number 3 and complex number 4। ठीक है, वो डायरेक्टली कभी भी वो नहीं कर सकता। अभी हम एक TCA साइकिल रन करते हैं, तो हम एक TCA साइकिल में 3 NADH होते, तो एक TCA साइकिल कितने NADH प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक क्रैब साइकिल कितने NADH प्रोड्यूस करते हैं, 3 NADH। और 1 FADH2 कितने प्रोड्यूस, और 1 FADH2 प्रोड्यूस करता है। एक TCA साइकिल हमारी कितने प्रोड्यूस करते हैं, 3 NADH एंड 1 FADH2। तो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम कितने हैं हमारे पास, 8 है। तो हमारे पास कितने NADH आ गए, हमारे पास 24 NADH आ गए। और हमारे पास FADH2 कितने आ गए, 8 FADH2 आ गए। हमारे GDP क्या है, वो इक्विवेलेंट होता है ATP से। हमारा GDP क्या है, वो इक्विवेलेंट होता है ATP से। हमारा GDP क्या होता है, ATP से इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अभी कोई भी कॉम्प्लेक्स में डिफेक्ट होगा या क्या होगा, कुछ भी होगा, ये हमारे कॉम्प्लेक्स में डिफेक्ट हो तो हमारे पास ये सिस्टम है, उसके थ्रू हम रन कर सकते हैं। वो एक है हमारे पास कौन सी, बीटा ऑक्सीडेशन वाली, और ये हमारी ग्लिसरॉल के
फॉस्फोराइलेट वाली। ये दो मैकेनिज्म है हमारे पास, हम दो ये रन कर सकते हैं और हमारा काम हो सकता है। अभी कॉम्प्लेक्स वन की बात करें, अभी कॉम्प्लेक्स वन में डिफेक्ट आ जाए तो आप मेरे को बताओ कॉम्प्लेक्स वन क्या क्या चीज करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या नहीं करता? करता है। प्रोटॉन बाहर देता है या नहीं देता? देता है। तो अभी कॉम्प्लेक्स वन में डिफेक्ट आएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होगा वो डिक्रीज होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। ठीक है। और एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बाहर देता था, प्रोटॉन बाहर देगा वो, तो जितने भी देता था तो उतने से तो कम हो गए, तो एटीपी का भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन और हमारा जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों डिक्रीज हो गए, तो हमारा क्या होगा? फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो कम थोड़ा होगा। और हम वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, वाटर बनाते हैं, वो कम बनेगा। यानी ऑक्सीडेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकता, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। और दूसरा क्या होगा? हमारा एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, यानी और एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। अभी कॉम्प्लेक्स टू में डिफेक्ट आए तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टू में डिफेक्ट आए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर्ड है वो वही अकेला डिफेक्ट होगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। बाकी एटीपी में होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रोटॉन पंप्स ही बाहर नहीं दे रहा। प्रोटॉन पंप्स क्यों बाहर नहीं दे रहा? क्यों? बिकॉज ऑफ उसके स्ट्रक्चर की वजह से। उसका स्ट्रक्चर मैट्रिक्स के साइड ज्यादा लोकेटेड है, तो वो उसको लिपिड बाइलेयर का वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इसलिए। और दूसरा क्या है? वो टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व है इसलिए। ठीक है, चलो अभी कॉम्प्लेक्स थ्री की बात करते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स थ्री में डिफेक्ट आया तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स थ्री में डिफेक्ट आया तो वो सीवियरली अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को। क्यों? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन से भी वो रिसीव करता था, कॉम्प्लेक्स टू से भी रिसीव करता था, और उसके खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है। तो वो तीन मिला के कॉम्प्लेक्स फोर को देता था, तब प्रोटॉन्स को वो था क्यों मिल पाता था। अभी ये एक चीज सोचो कि साला कॉम्प्लेक्स थ्री में बीच में ही डिफेक्ट है, तो वो क्या करेगा? डिफेक्ट आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो जितने कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने कम क्या होंगे? प्रोटॉन्स बाहर आएंगे। प्रोटॉन्स कम बाहर आएंगे तो क्या होगा? एनर्जी कम रिलीज होगी। एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ओनली वन थर्ड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन वुड बीन हैपन, and production and highly free radical was been, फ्री रेडिकल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और अभी कॉम्प्लेक्स फोर की बात करें तो क्या होगा? नो, कॉम्प्लेक्स फोर की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन ही नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एटीपी प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ये पूरा हम मैंने बताया था ना आपको कि सोडियम अजाइड, साइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फोर को पूरा ब्लॉक कर देते। कॉम्प्लेक्स फोर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? बॉडी में इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सब साइनाइड खाने की वजह से इंस्टेंट डेथ हो जाती है। साइनाइड खाने की वजह से क्या हो जाती है? हमारी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं एफएडी, एफएमएन। एफएडी और एफएमएन क्या है? एफएडी कहाँ यूज होता है? कॉम्प्लेक्स वन में या टू में? कॉम्प्लेक्स टू में एफएडी। और एफएमएन किधर यूज होता है? एफएमएन हमारा यूज होता है कॉम्प्लेक्स वन में। ठीक है। वो क्या है? एफएडी और एफएमएन क्या है? बेसिकली विटामिन B2 है, यानी B2 है, विटामिन B2 है। अभी जो पेशेंट हमारे पास आया उसको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? वो NADH और FADH2 को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जो विटामिन B2 की जो डेफिशिएंसी होती है उसमें पेशेंट बेसिकली लिथार्जी शो करता है, यानी उसमें
प्रॉपर एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वो उसके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, अपना प्रोडक्टिव नहीं दे पाता उसकी वजह से। ठीक है, अभी हमारे पास क्यू की डेफिशिएंसी होगी तो यूबिक्विनोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। कहाँ से नहीं होंगे? टीसीए साइकिल में से नहीं होंगे, फैटी एसिड डिग्रेडेशन में से नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का जो हमारा ट्रांसपोर्ट था वही रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रुक गया तो क्या होगा? हाँ, कुछ टाइम के बाद आप वैसे भी मर जाओगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं तो एटीपी सिंथेसिस नहीं, एटीपी सिंथेसिस नहीं तो आप कितने टाइम तक जिंदा रह पाओगे? आप खाना खाने के, ठीक है, तो फिर साइटोक्रोम, साइटोक्रोम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? साइटोक्रोम की डेफिशिएंसी हीम कंटेन, हीम, हीम की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी, हिमोलाइटिक एनीमिया और एनीमिया कंडीशन, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि आपकी पेशेंट के पास एनीमिया और आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो वो आयरन सल्फर क्लस्टर और ये जो क्लस्टर्स हैं उसमें वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं, और वो जो स्टिम्युलेट करते हैं वो स्टिम्युलेट नहीं कर पाते प्रॉपरली, उसकी वजह से ये चीज़ें होती है। कॉम्प्लेक्स स्पोर की बात करें तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्पोर में कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व है? हीम और कॉपर। ठीक है, अभी हीम और कॉपर में दोनों में से किसी भी एक की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? हमारा न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? पेशेंट की इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, सेल डाइज हो जाएंगे, सेल डाई हो जाएंगे तो आप कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हो? ठीक है, ये हमारे कुछ इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। आप इसको सिर्फ याद रख लेना। रोटिनो, रोटिनोन क्या, कौन सा को इसको इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को इनहिबिट करता है। एंटीमायसिन ए किसको इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को इनहिबिट करता है। और साइनाइड किसको इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट करता है। साइनाइड किसको इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को इनहिबिट करता है। अभी हम लोग बात करते थे एटीपी सिंथेसिस, अभी हमारा कॉम्प्लेक्स 5 आ गया है। ठीक है, अभी हम कॉम्प्लेक्स 5 की बात करेंगे। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस किया है, कॉम्प्लेक्स 1 to 4 डिस्कस किया है हमने अभी तक, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन का जो हम कंजम्पशन है वो हम कैसे मेजर करते हैं? यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में का हमको ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैसे करते हैं वो मेजर? by an oxygen electrode can measure the oxygen consumption in respiring mitochondria, in respiring mitochondria, यानी दो इलेक्ट्रोड्स रखते हैं हम, बेसिकली क्या करते हैं? एक सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं, लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज हमने ऐड कर दिया, ठीक है, हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया तो ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा तो कितने टाइम में हमारा प्रोसेस, कितने टाइम में एनर्जी जनरेट होती है वो पता चल जाएगा। और दूसरा चीज है, हम लोग एडीपी ऐड कर देते हैं। एडीपी से हम एडीपी ऐड कर देंगे तो उसके दो बेनिफिट्स रहेंगे। अपने को ये पता चल जाएगा कि कितने हमारे प्रोटॉन्स है और कितने टाइम में ये चीज हो रही है। ये दो से हम पता चल जा सकते हैं बाय एडिंग सबस्ट्रेट और बाय एडिंग एडीपी से हम पता चल जाते हैं। एडीपी से एटीपी बन जाएंगे कितने टाइम में ये होता है, यानी ऑक्सीजन का कंजप्शन का मेजरमेंट करते हैं, कितना टाइम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कितना टाइम लेता है, क्या होता है, तो हम इस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसिस, ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस बाय एंजाइम, बाय एटीपी सिंथेसिस have two sub units, F0 and F1, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था।
प्रोटॉन का हम क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, यानी एक दूसरे से टकराते होते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होती है तो एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट होता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, एडीपी से एटीपी कन्वर्ट करने में ट्रांसलोकेस करके एक एंजाइम होता है, वो हेल्प करता है एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हमारे पास बॉडी में बहुत सारे ऐसे नेचुरल अनकपलर्स भी होते हैं जो प्रोटॉन एक्साइज की वो होते हैं, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि कन्वर्ट हो, वो एडीपी से एटीपी बनाने में हेल्प नहीं करते, वो दूसरे ही चीज कर देते हैं। क्यों क्यों वो एटीपी के जो रिएक्शन है, जो एडीपी से एटीपी जो बनने चाहिए, जो रिएक्शन को फेवर करना चाहिए, वो रिएक्शन को वो फेवर नहीं करते। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली अनकपलर्स बोलते हैं। बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकपलिंग ऑफ एनर्जी, यानी वो एडीपी से एटीपी बनने की प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करते, उसको हम अनकपलर्स बोलते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे नेचुरल अनकपलर्स है। एग्जाम्पल है थर्मोजेनिन प्रोटीन। वो क्या है, हमारा फिजियोलॉजिकल अनकपलर है। यानी थर्मोजेनिन प्रोटीन क्या है, जब वो हम लोग बहुत ऐसे टेम्परेचर में हम सपोजिंग मान लो आप 16 डिग्री सेल्सियस हो, पर 16 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस में हो, कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो, तो उधर तो ये टेम्परेचर नॉर्मल है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी बॉडी को क्या चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो एडीपी से एटीपी की रिएक्शन जो बन रही है वो उसको नहीं सपोर्ट करेगा। वो क्या किसको करेगा कि वो कुछ दूसरी रिएक्शन करेगा, यानी वो दूसरी रिएक्शन करेगा बम्बार्ड करके, और वो आपकी बॉडी में हीट जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज हमारे थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी ना कभी बनाई जा सकती है, ना कभी डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो वो किस में, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी थर्मोजेनिन। थर्मोजेनिन का ये बेस्ट एग्जांपल है, जब आप कोल्ड में होते तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में ये सारे अननेचुरल, ये हमारे नेचुरल अनकपलर्स है, वो एटीपी सिंथेसिस नहीं करते, आपकी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं, हमारे फैट सेल्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, हमारे फैट सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, अभी इधर आप एग्जांपल देख सकते हो, डीएनपी, डाई नाइट्रोफिनॉल। यानी आप नेचुरली, आपको पता है या नहीं पता, आप इसको कंज्यूम करते हो। कैसे करते हो, तो ये बेसिकली हमारे पेस्टिसाइड्स और ये सब चीजें होती है ना, उसमें ऐड करते हैं। यानी आप पेस्टिसाइड्स और ये सब का खाओगे तो आपके बॉडी में आपने क्या किया, नेचुरल अनकपलर्स आपने कंज्यूम किए। तो कंज्यूम किए तो वो एडीपी से एटीपी के रिएक्शन में फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, हीट आपकी बॉडी में से ज्यादा रिलीज करेगा। तो आपको क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा। ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो तो उसमें बेसिकली ये करते हैं। तो आपको पता है या नहीं पता, आप ऐसी तरह से ये इसको आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, एस्पिरिन, एस्पिरिन बेसिकली जो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको देते हैं। वो जो जो रेगुलर बेसिस पे जो एस्पिरिन को कंज्यूम करते हैं, जो एस्पिरिन को रेगुलर बेसिस पे जो लोग कंज्यूम करते हैं, उसको क्या होगा, वो हमारी बॉडी में जो एडीपी से जो एटीपी की जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाती। इसलिए जो एस्पिरिन पेशेंट्स वाले होते हैं उनको हम लोग दूसरी भी मेडिसिन देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका फंक्शन, उसकी नॉर्मल एक्टिविटी वो नॉर्मली कर पाए। क्योंकि आप एस्पिरिन उनको दोगे, वो जो नेचुरली एवरी डे कंज्यूम करते हैं, तो उसकी बॉडी में नेचुरल अनकपलर्स तो पहले से ही है और आप और दे रहे हो। तो जितने ज्यादा आप दोगे नेचुरल अनकपलर्स, तो और ये तो दो ज्यादा हो जाएंगे, तो वो एडीपी से एटीपी की रिएक्शन में
फॉरवर्ड ही नहीं होंगे तो आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी होगी और आपकी बॉडी में से एक्सेसिव स्वेटिंग और ये सब होगा और आपकी बॉडी में से एनर्जी बाहर आएगी।